सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारे प्रदेश से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है एक अच्छे युवाओं का, जो बाहर प्रदेशों में जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, पढ़ाई के लिए, तो सर व्हाई वी आर लैकिंग इन वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज एंड स्कूल्स या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़, सो व्हाई वी आर लैकिंग इन दिस फील्ड? देखिए, हमारे झारखंड में अगर हम लोग प्रारंभिक प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को देखें तो मुझे लगता है कि अन्य राज्यों की तुलना में ये हमारा बेहतर ही है। लेकिन हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास हमारे प्रदेश में ऐसे अवसर नहीं हैं। हमारे युवा को अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना हो, टेक्निकल एजुकेशन, अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल और भी बहुत सारे विषय हैं, तो उनको दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। तो उससे ना ही हमारा एक ब्रेन ड्रेन होता है, एक भारी भरकम पैसा भी इन कोर्सेज़ के लिए जो पैसा काफ़ी लगता है, ये सारा पैसा भी जो है यहाँ के हमारे प्रदेश के जो माँ बाप हैं उनका पैसा भी दूसरे प्रदेश में जाता है। तो ऐसे में हमारे झारखंड में ही उच्च स्तरीय की जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ कैसे आएँ, कैसे हमारे प्रदेश में ही लोगों को अपने फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ रहते हुए यहीं पर अगर एजुकेशन मिले तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। और जो हमारे युवा हैं, जब ये उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं अन्य प्रदेशों में, देश विदेश जाके, तो फिर उसके अनुरूप उनको यहाँ नौकरियाँ भी नहीं मिलती हैं। हमारे झारखंड में वैसा बड़े कॉरपोरेट्स भी बहुत कम हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा जो एक साइकिल है जिसके तहत एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग दूसरे राज्यों की तुलना में पिछड़ जाते हैं। सर, किसी भी कंट्री के लिए जो मैन पावर होता है इट इज़ कंसिडर्ड एज एसेट रैदर देन लाइबिलिटी, बट अभी इंडिया के केस में डोंट यू फील कि आर पॉपुलेशन इज़ शिफ्टिंग टुवर्ड्स बीइंग लाइबिलिटी, कि जो मैन पावर है वो कहीं ना कहीं एक लाइबिलिटी के तरफ शिफ्ट हो रहा है रैदर देन एसेट? अगर हमारी पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है और आइडल है, उसके अनुरूप हम लोग अपने लोगों को ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं। आप इस तरह से देखिए कि अगर हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो हमारे पास इतना एक बड़ा घरेलू संसाधन भी तो बढ़ रहा है। हमारे पास अपने देश में इतनी बड़ी मार्केट तैयार हो रही है। कोई भी सामान आज हम बनाते हैं, एक साबुन ही हम बनाते हैं, तो हमें कितना बड़ा एक मार्केट मिल रहा है अपने ही देश में। हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब ये जो मार्केट मिल गया, अब हमारे प्रत्येक जो भी हमारे जो सिटीज़न है हमारे देश का, अगर वो सोचे कि अपनी उत्पादकता कैसे हम बढ़ाएं, कैसे हम अपने आप को और बेहतर करें, तो ये जो आपने बात कही कि इतनी बड़ी जनसंख्या, ये हमारी ताकत बन जाएगी। आज ये इसको नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव में सोचने की आवश्यकता है। हमारे पास इतनी बड़ी एक मार्केट है, हमारे इतने सारे शिक्षित और स्किल्ड लोग हैं हमारे देश में, जो कि अपने ही देश में नहीं है, हमको लगता है विदेशों में भी जाके वहाँ की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कर सकते हैं आगे भी। आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरफ बढ़ रहा है। ये पूरा जो दुनिया है वो एक दूसरे से लिंक होते जा रहा है। तो हमारे पास अवसर जो हैं पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देखना क्या है कि हम इन अवसरों को किस तरह से ले सकते हैं और इन अवसरों के लिए हम कितनी तैयारी कर सकते हैं। जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल मीडिया अपडेट्स के एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जोहार डायरीज में। मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे आज के नए और बेहद ही एक्साइटिंग एपिसोड में। आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसी पर्सनालिटी जो बिजनेस लीडरशिप में एक्टिवली योगदान दे रहे हैं, व्यापारियों की आवाज़ को मजबूत करने के साथ साथ नए एंटरप्रेन्योर्स को डायरेक्शन देने का भी काम कर रहे हैं। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर आदित्य मल्होत्रा, प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। धन्यवाद साक्षी जी। सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए। आवर व्यूअर्स वुड लाइक टू नो अबाउट यू। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ राज्य की एपेक्स बॉडी है जो प्रोफेशनल्स, ट्रेड और इंडस्ट्री की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाती है। कैसे राज्य में
बेहतर बिजनेस हो, कैसे सरकार बेहतर पॉलिसीज़ बनाए, उसमें सरकार की पॉलिसीज़ में हम लोग अपने सुझाव देते हैं। कैसे आर्थिक गतिविधियां हमारे प्रदेश में बढ़े, कैसे हमारा जो प्रदेश अन्य विकसित जो प्रदेश है उनकी तुलना में आगे बढ़े, यही कार्य रहता है हमारा। और जो भी चुनौतियां आज बिजनेस की परिवेश में हम लोग फेस करते हैं, उन सब चुनौतियों को सॉल्व करने का ही उद्देश्य हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रहता है। सो यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स। तो लीडरशिप पोजीशन पे सबसे आने के बाद सबसे ज़्यादा व्हाट यू फेल्ट कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, काइंड ऑफ प्रेशर या सेटिस्फैक्शन? ये तो इट इज़ अ मैटर ऑफ satisfaction first that I have this opportunity, how I can make a difference in the field of business for all the people in our state. आज हमारा जो प्रदेश है, तमाम हमारे पास अपार खनिज संपदा होने के बावजूद, मानव संसाधन होने के बावजूद हम लोग पिछड़े हुए हैं अन्य विकसित राज्यों की तुलना में। तो कैसे हमारा राज्य प्रगति करे, कैसे यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ बढ़े, यही सब चीज़ों के लिए हमारा फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स हमेशा प्रयासरत रहता है। और आज जो चुनौतियां हैं, झारखंड एक दो मुहे मोड़ पे है, एक तरफ चुनौती और एक तरफ अवसर। चुनौतियों को कैसे हम लोग पार करें और अवसर को कैसे हम लोग कन्वर्ट करें, और कैसे हम लोग यहाँ की जो युवा हैं उनको अपने ही प्रदेश में किस तरह से बेहतर रोजगार मिले, उनको बाहर नहीं जाना पड़े, हमारे जो कामगार हैं उनको भी अपने ही प्रदेश में किस तरह से अपने रोजगार, बढ़िया रोजगार मिले, यही हमारी कोशिश होती है। और सरकार के साथ उनकी नीतियों में हम लोग बराबर उनके साथ हमारी वार्ता होती है, हम लोग मीटिंग्स में बैठते हैं, और कैसे जो सरकार की नीतियां होती हैं वो व्यापार और उद्योग के सम्मत बने, वही हमारी इसी तरह के हमारे सुझाव रहते हैं। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारे प्रदेश से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है एक अच्छे युवाओं का, जो बाहर प्रदेशों में जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, पढ़ाई के लिए, तो सर व्हाई वी आर लैकिंग इन वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज एंड स्कूल्स या फिर जो यूनिवर्सिटीज़, टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़, सो व्हाई वी आर लैकिंग इन दिस फील्ड? देखिए, हमारे झारखंड में अगर हम लोग प्रारंभिक, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को देखें तो मुझे लगता है कि अन्य राज्यों की तुलना में ये हमारा बेहतर ही है। लेकिन हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास, हमारे प्रदेश में ऐसे अवसर नहीं हैं। हमारे युवा को अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना हो, टेक्निकल एजुकेशन, अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल और भी बहुत सारे विषय हैं, तो उनको दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। तो उससे ना ही हमारा एक ब्रेन ड्रेन होता है, एक भारी भरकम पैसा भी, इन कोर्सेज़ के लिए जो पैसा काफ़ी लगता है, ये सारा पैसा भी जो है यहाँ के हमारे प्रदेश के जो माँ बाप हैं उनका पैसा भी दूसरे प्रदेश में जाता है। तो ऐसे में हमारे झारखंड में ही उच्च स्तरीय की जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ कैसे आएँ, कैसे हमारे प्रदेश में ही लोगों को अपने फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ रहते हुए यहीं पर अगर एजुकेशन मिले, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। और जो हमारे युवा हैं, जब ये उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं अन्य प्रदेशों में, देश विदेश जाके, तो फिर उसके अनुरूप उनको यहाँ नौकरियाँ भी नहीं मिलती हैं। हमारे झारखंड में वैसा कॉरपोरेट, बड़े कॉरपोरेट्स भी बहुत कम हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा जो एक साइकिल है, जो जिसके तहत एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग दूसरे राज्यों की तुलना में पिछड़ जाते हैं। तो हमारी हमेशा सरकार से ये हमारा मंतव्य रहा है कि कैसे हमारे प्रदेश में इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ आएँ, चाहे सरकार ऐसी नीति लाए, उनको कम रेट में ज़मीन उपलब्धता कराए, कोई टैक्स हॉलिडे करे, या ऐसा कोई भी प्रयास करे जिससे कि चलते जो देश विदेश की जो बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं वो झारखंड में आके वो अपना यूनिवर्सिटी खोलें। सर, किसी भी स्टेट या फिर किसी भी सिटी की जो ताकत होती है वो बिल्डिंग्स या रोड्स नहीं होती है, बट इट इज़ द यंग एम्बिशंस जो रखते हैं युवा, और जो वहाँ की जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज़ होती है, दैट इज़ द बैकबोन ऑफ एनी स्टेट और एनी सिटी।
So what is the reason that is pulling back and acting as a major setback for the flourishing of economy in Jharkhand and the industries? And is it the policy or is it the infrastructure? What is stopping these sector to देखिए, flourish? सबसे पहले तो भारत एक बहुत युवा देश है और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनका जो सपना है विकसित भारत 2047, इसका मतलब ये हुआ, और उसमें विकसित भारत 2047 में पूर्ववर्ती राज्यों को ग्रोथ इंजन के रूप में कहा गया है। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर जो पूर्ववर्ती राज्य हैं, अगर उनमें ग्रोथ रेट जो अन्य विकसित राज्यों से ज़्यादा नहीं होगा तो ये सपना पूरा नहीं होगा। इसमें मुझे लगता है कि झारखंड ही एक ऐसा प्रदेश है पूर्ववर्ती राज्यों में जो सबसे तेज गति विकास की दे सकता है। हमारे पास बहुत बढ़िया खनिज संपदा है, मानव संसाधन भी हमारे प्रदेश में बहुत हैं। हमारे झारखंड बिहार के ही जो कामगार हैं आज देश विदेश में कार्य करने जाते हैं। हमारे प्रदेश में पर्यटन की बहुत असीम संभावनाएं हैं और हमारे प्रदेश के जो युवा हैं मेहनती हैं और स्किल्ड भी हैं। ऐसे में हमारे राज्य में जो संभावनाएं हैं विकास की वो ज़्यादा हैं और हमें देखना है कि सरकार की नीतियों के द्वारा और इस तरह का हम लोग इकोसिस्टम यहाँ बनाएं जिससे हमारा जो राज्य है वो और लंबी छलांग लगाते हुए प्रगति करे। तो हमारा ये कहना है कि जो यूथ हैं हमारे, अगर यूथ को हम लोग यहाँ पर एक ऐसा अवसर नहीं दे पाते हैं कि उनको एक बढ़िया यहाँ पर रोज़गार मिले, बढ़िया एजुकेशन मिले, तो ये हमारी बहुत बड़ी विफलता मानी जाएगी। सर, जैसा कि आपने बोला कि यूथ बहुत एम्बिशियस है, लेकिन सर कहीं ना कहीं आज का यूथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी है कि ये जॉब मेंटालिटी से बिजनेस मेंटालिटी में जो शिफ्ट है वो कैसे आए। तो कोई एक गाइडेंस जो आप देना चाहेंगे हमारे यूथ्स को? आपने बहुत ही अच्छा एक प्रश्न रखा है। देखिए, अगर हम लोग बात करें सरकारी एम्प्लॉयमेंट या हम लोग ऐसे भी कोई बात करें कि कोई नौकरी की बात करें तो उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। एक लिमिटेशन के तहत ही मतलब एक लिमिट ही हो सकता है जिसमें युवा उस क्षेत्र में जा सकते हैं। ऐसे में हमारे जो युवा के बीच में उद्यमिता जगाना, नवाचार लाना और उनको सरकार से क्या उनको हैंड होल्डिंग हो सकता है, मदद हो सकती है, बैंक से सरलता से ऋण मिलना, कम ब्याज में उनको ऋण मिलना और एक मेंटरशिप गाइडेंस किन क्षेत्रों में वो अपना व्यवसाय करें। क्योंकि अगर हम देखें, हम लोग को अगर आत्मनिर्भर बनना है, अगर हमें अपने बलबूते पे हमें आगे बढ़ना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग नौकरियों में ही जाएं। हम लोग अपना भी बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं, अपनी छोटा सा उद्योग कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे अवसर हैं। सर्विस इंडस्ट्री में भी नवाचार के अंडर हम लोग बहुत सारा काम ऐसा कर सकते हैं। तो हमारा युवाओं से यही कहना होगा कि आप अपने जो भी आपने सपने देखे हैं, सपनों को पहले आप उसके लिए कार्य करें, आइडेंटिफाई करें और उसके बाद अपने सपनों को उड़ान दें और अपना सपना पूरा करें। दैट्स अ ग्रेट मैसेज एंड एडवाइस टू। सर, आपको नहीं लगता कि इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसकी जो बेसिक्स है वो बहुत बाद में सीखने को मिलती है? तो आपको नहीं लगता है कि इसका जो एडिशन है वो स्कूल्स में पहले से ही हो जाना चाहिए? ये जो बात आपने बतलाई अभी, नया जो पॉलिसी है अभी एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड 7-8 से ही सरकार का ये कहना है कि अब पढ़ाई उसी के अनुरूप हो जो आपको जॉब फ्रेंडली हो। मतलब उस पढ़ाई को करके आपको उसी समय आपकी तैयारी ऐसी होगी कि आपको फिर उसके आधार पे आपको जॉब मिल जाए। और हाल ही में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसकी महत्वता समझते हुए कैसे जो है आपका जो इंडस्ट्री और एकेडमिका की कोलैबोरेशन हो, इसके तहत अभी हम लोग ने हाल में MOU भी किया है हम लोग ने एक्साइसिस से, और हमारा IIM और BIT से MOU अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है, जिससे कि वहाँ के जो छात्र हैं कैसे जॉब रेडी हो और कॉरपोरेट की दुनिया में जब वो आएँ तो पहले से जो कॉरपोरेट की जो आशा है वो उसके अनुरूप वो तैयार रहें। अभी क्या होता है, जो पढ़ाई हो रही है वो रिक्वायरमेंट जो है इंडस्ट्री की, कॉरपोरेट की, वो कुछ और है और पढ़ाई कुछ और है। तो फिर क्या होता है कि कॉरपोरेट को इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखने पड़ते हैं कई महीनों के,
कैसे वो जो स्टूडेंट्स आए हैं अभी जो ज्वाइन किए हैं उनको कैसे जॉब रेडी किया जाए। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में कार्य होने की आवश्यकता है और हमारा जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है इसी दिशा में पहल कर रहा है, कैसे यहाँ के जो नौजवान हैं उनको कॉरपोरेट में आने तक किस तरह की हम लोग उनको गाइडेंस कर सकें। तो हमारे पास हमारे फेडरेशन में 80 सब कमिटीज़ हैं, 80 उप समितियाँ हैं। उसमें एक उप समिति है नवाचार स्टार्टअप्स, एक उप समिति है एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम लोग इन विषयों पे साल भर हम लोग वर्कशॉप्स आयोजन करते हैं, टॉक शोज़, और हम लोग इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो कॉरपोरेट जगत के लोग हों, बैंक के लोग हों और सरकार की नीति के जो विशेषज्ञ हों, उन सबको हम लोग आमंत्रण करते हैं। और उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे बीच के युवा हैं उनके अंदर ये एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े और वो उसको एक नया रोज़गार का आयाम सोचें। So that's a very great initiative. Sir, job seeking or job creating, which is most important for youth these days, क्योंकि जो हमारा युवा है वो कहीं ना कहीं एक रैट रेस में फंसा हुआ है सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो हमारा आधा युवा है वो बेरोज़गार ही इसलिए है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कुछ छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो जो रेशियो है, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अवेलेबल और जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस? ये आपने सही कहा, हमारी आबादी दिनों दिन बढ़ रही है और आने वाले दिनों में देखिए, प्रारंभिक सालों में आज़ादी के बाद सरकार जो थी, सरकार का उद्देश्य रहता था कि वो इंडस्ट्री में भी आए, इसीलिए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बने। लेकिन अगर आप विश्व पटल पर देखें तो कहीं पर भी सरकार किसी भी देश में व्यवसाय और इंडस्ट्री में होती नहीं है। ये एक जो डोमेन है ये प्राइवेट डोमेन है, और ऐसे में हमारी जो युवा पीढ़ी है अगर वो अभी तक निर्भर हो रही है कि सरकारी जॉब्स और कहीं और एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो मुझे लगता है कि उसमें वो सब कोई समय नहीं बिताएं, क्योंकि वहाँ पर एक लिमिटेशंस है, वहाँ पर संख्या जो है बहुत कम लोगों को सरकारी जॉब मिलता है। ऐसे में जो बेहतर अभी जो संभावनाएं हैं, जो विकल्प हैं अभी, कि वो नवाचार स्टार्टअप्स के बारे सोचें, वो उद्यमिता के बारे सोचें। और आपने एक अभी बात कही कि वो जॉब सीकर नहीं रहें। मुझे लगता है कि आज का युवा अगर ये सोचे कि मैं ऐसा कुछ उद्यम करूं जिसके साथ मेरे साथ 10, 20, 50, 100 लोगों को भी नौकरी में दिला पाऊं, तो वो बेहतर एक ये विकल्प होगा ये। तो आज जो सरकार की भी जो मंशा है और जिस तरह का वैश्विक वातावरण है, तो उसके तहत आज जो अवसर हैं, बहुत नए बहुत सारे अवसर हैं। हम लोग देखते हैं बहुत सारे हमारे देश में भी बहुत सारे जो युवा हैं उन्होंने स्टार्टअप्स किया और वो बड़े सफल हैं। और आज ज़रूरत है कि हम लोग इस दिशा में सोचें कि कैसे हम लोग एक जॉब सीकर से हटके एक जॉब प्रोवाइडर की भूमिका में आए, कैसे हम एक एक्सपोर्टर बने। आज हमारे देश से कई लाख एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे झारखंड में बहुत संभावनाएं हैं, यहाँ से बहुत सारा जो है खनिज जो है संपदा और उसकी वैल्यू एडिशन करते उसमें जो खनिज प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो, और अगर हम फूड प्रोसेसिंग की बात करें इसमें भी हमारे पास बहुत अच्छे यहाँ पर झारखंड में हमारे बहुत अच्छे अभी संभावनाएं हैं। फ्रूट पाउडर, वेजिटेबल पाउडर, और जितने भी आपके बाहर की कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ से हम लोग इस तरह की चीज़ों को निर्यात कर सकते हैं। तो देखा जाए तो आज संभावनाएं पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा हैं। तो देखना क्या है कि हम लोग इन संभावनाओं के बारे में सोच पाते हैं कि नहीं, समझ पाते हैं कि नहीं, और सरकार की नीतियों को भी क्या क्या हमें प्रावधान है, किस तरह से हमारी हैंड होल्डिंग करेंगे बैंक्स। और सरकार का भी बड़ा स्पष्ट अभी जो मंतव्य है कि वो चाहते हैं कि जो लोग स्वरोजगार में आए, वो चाहते हैं कि युवा जो है नवाचार में आगे बढ़े, और बैंक्स भी चाहते हैं कि लोग उनसे आके ऋण लेके जाएं। तो पूरा अभी जो आपको बतलाएं कि झारखंड में जो CRR रेशियो है अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। CRR रेशियो का मतलब ये हो गया कि बैंक में जो लोग
जितना पैसा जमा कर रहे हैं और उसके अनुपात में जितने लोग बैंक से ऋण ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कर्नाटका, तमिलनाडु में वो बहुत हाई है, झारखंड में बहुत लो है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ का जो युवा है वो उसमें उद्यमिता और बढ़ाने की आवश्यकता है। वो बैंक से उनको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऋण मिल सकता है, लेकिन उनको उस बारे में सोचना होगा। सर अभी जैसे मतलब हमारा जो युवा है वो सरकार को समय समय पर घेराव करते आया है और ब्लेम करता आया है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, और इलेक्शन टाइम पे भी कि हमें नौकरी नहीं मिली तो हम वोट नहीं देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दे आर नॉट थिंकिंग कि दे आर नॉट हैविंग द स्किल्स, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन अभी बढ़ रही है हमारे पूरे कंट्री की, इट हैज़ सरपास चाइना, तो दे आर रिलक्टेंट टू चेंज, टू न्यू चेंजेस। और सरकार भी समय समय पर ये कहती आई है कि हमारी नीति है आप जॉब क्रिएटर बनो, बट उनको एक इजी विन चाहिए कि हमें बस जॉब दिला दो, एंड दे आर नॉट वर्किंग ऑन स्किल्स। तो आपको नहीं लगता कि एक प्लेन बीकॉम डिग्री कैन नॉट लैंड यू इन अ जॉब ऑफ अ वेरी गुड पैकेज? सो व्हाट आर यू व्यूज ऑन दिस? बिल्कुल आपने सही कहा। ये हमें ना बचपन से ही हमें जो हमारे आसपास जो सराउंडिंग है हमें बतलाया जाता है कि हमें सरकारी नौकरी लेनी है। तो हम लोग क्या है कि बचपन से ही सोचते रहते हैं कि अब हम लोग जब जब बड़े होंगे तो फिर हम लोग एक सरकारी नौकरी, उसको एक बहुत ग्लोरीफाई किया हुआ एक माना गया है। ऐसा लेकिन नहीं है। आपको ये बतलाएं कि देखिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप देखते हैं तो वहाँ पर जो चैलेंज है, वहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर हम लोग इसलिए चाह रहे हैं कि हम लोग को लगता है कि हमको स्टेबिलिटी मिलेगी, हमें कोई, हम कम भी अपना डिलीवरेंस करेंगे तो भी हमारी नौकरी पक्की है। और प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि हायर एंड फायर, अगर आपने डिलीवर नहीं किया और आपसे बेहतर कोई कार्य करना चाहता है तो देखिए ये अच्छी बात है, लेकिन इसलिए अच्छी बात है कि आप हमेशा प्रयासरत रहेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप जितना उत्पादक बढ़ाते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप जितना अधिक से अधिक बेहतर कार्य करते हैं तो आप खुद भी तो आगे बढ़ते हैं, आपकी कंपनी भी बढ़ती है, आप खुद भी बढ़ते हैं। तो ये जो मानसिकता है ये निश्चित रूप से युवा को प्रेरित करनी चाहिए। प्रेरित करता है ये बात कि हम अपना बेस्ट दिखाएंगे तो मेरे पास बहुत सारे आगे विकल्प हैं, और ये हम सरकारी जॉब से जितनी जल्दी हम लोग इसके बारे में, इस पर इतना निर्भर नहीं रहें। हमें अपेयर करना चाहिए लेकिन हमें उस पर निर्भरता नहीं रहनी चाहिए। हमें और विकल्प के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे पास और बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे हमारे पास एरियाज़ हैं जिसमें हम अपना नाम कमा सकते हैं, हम अपना रोज़गार कमा सकते हैं। और जैसे जैसे देखिए भारत बहुत तेज़ी से दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, ऐसे में और ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे हर क्षेत्र के, चाहे वो गांव का आदमी हो, रूरल आदमी भी हो, वो कैसे अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। प्रोडक्टिविटी अगर हर इंसान का नहीं बढ़ेगा तो फिर हमारे प्रदेश का नहीं बढ़ेगा, हमारे देश का नहीं बढ़ेगा। तो ये बड़ा आवश्यक है कि हम लोग अपने आप का मूल्यांकन हमेशा करें कि कैसे हम लोग और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो आज के युवा के कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हमको ये सपना पूरा करना है कि भारत आने वाले दिनों में विश्व गुरु बने और 2047 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, ऐसे में आज भारत का जो एवरेज एज है जो 25 साल, यहाँ का युवक, सबसे युवा देश आज अगर देखें हम लोग दुनिया के पहले जो 10 देशों में, वो भारत ही होता है। तो यहाँ के युवक पे, कंधों पे जो जिम्मेदारी है कि कैसे वो अपने आप को इस तरह का ट्रेंड करे, कैसे वो अपनी उत्पादकता बढ़ाए, कैसे ये सपना को पूरा करने में ये कामयाब हो। काफ़ी अच्छे से आपने सब चीज़ों को बताया और एडवाइस दी। सर किसी भी कंट्री के लिए जो मैन पावर होता है इट इज़ कंसिडर्ड एज एसेट रैदर देन लाइबिलिटी, बट अभी इंडिया के केस में डोंट यू फील कि आर पॉपुलेशन इज़ शिफ्टिंग टुवर्ड्स बीइंग लाइबिलिटी, कि जो मैन पावर है वो कहीं ना कहीं एक लाइबिलिटी के तरफ शिफ्ट हो रहा है रैदर देन एसेट? बहुत अच्छी बात है। देखिए उसके दो पहलू हैं। अगर हमारी पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है और आइडल है, उसके अनुरूप हम लोग अपने
लोगों को ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं। आप इस तरह से देखिए कि अगर हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो हमारे पास इतना एक बड़ा घरेलू संसाधन भी तो बढ़ रहा है। हमारे पास अपने देश में इतनी बड़ी मार्केट तैयार हो रही है। कोई भी सामान आज हम बनाते हैं, एक साबुन ही हम बनाते हैं तो हमें कितना बड़ा एक मार्केट मिल रहा है अपने ही देश में। हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब ये जो मार्केट मिल गया, अब हमारे प्रत्येक जो भी हमारे जो सिटीज़न है हमारे देश का, अगर वो सोचे कि अपनी उत्पादकता कैसे हम बढ़ाएं, कैसे हम अपने आप को और बेहतर करें, तो ये जो आपने बात कही कि इतनी बड़ी जनसंख्या, ये हमारी ताकत बन जाएगी। आज ये इसको नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव में सोचने की आवश्यकता है। हमारे पास इतनी बड़ी एक मार्केट है, हमारे इतने सारे शिक्षित और स्किल्ड लोग हैं हमारे देश में, जो कि अपने ही देश में नहीं है, हमको लगता है विदेशों में भी जाके वहाँ की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कर सकते हैं आगे भी। आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरफ बढ़ रहा है। ये पूरा जो दुनिया है वो एक दूसरे से लिंक होते जा रहा है। तो हमारे पास अवसर जो हैं पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देखना क्या है कि हम इन अवसरों को किस तरह से ले सकते हैं और इन अवसरों के लिए हम कितनी तैयारी कर सकते हैं। हम लोग अगर बैठ रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कोई सरकार आके हमको जॉब दे देगी। देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिक्स में युवा वर्ग को, जो पॉलिटिकल पार्टी है, अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, युवाओं को लुभाने के लिए कुछ बातें करते हैं। लेकिन देखिए वहाँ पर भी एक लिमिटेशन है। हमें समझना होगा कि हम किसी के द्वारा यूज़ नहीं हो। हम अपने आप को कैसे विकसित करें, हम अपने आप को कैसे बेहतर बनाएं कि हमें अगर अपने प्रदेश में नहीं मिली नौकरी या कार्य तो हम दूसरे प्रदेश में जाएं, दूसरे प्रदेश में नहीं मिली तो हम विदेश जाएं। अब तो कोई ऐसी कोई बात है नहीं। आपको बतलाएं कि अगर आप देखें पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका और यूके, तो आपका मेडिकल सेक्टर तो पूरा भारतीय लोग ही संभाल रहे हैं। अगर आप अमेरिका में जाएं तो बहुत सारा आपको देखेंगे होटल्स वो सारे इंडियंस ही चला रहे हैं। तो अब वो बात नहीं रही है। अगर आप बहुत सारे विकसित देशों में, सिंगापुर जाइए तो आपको लगेगा आधा से ज़्यादा आबादी जो भारतीय लोग की है। अफ्रीका जाइए तो आपको गुजरात के लोग सब जगह नज़र आएंगे। तो अब वो बात नहीं रही है। बात क्या है कि जो भी अवसर हैं हम उसके लिए कार्य करें। हम अपने आप को हर दिन प्रतिदिन इस तरह का हम लोग अपने आप को बढ़ाएं ताकि हमें अपनी आवश्यकता, अपने रोजगार हेतु, अपने परिवार हेतु कोई कठिनाई नहीं है और हम लोग को किसी पे आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं कई बार कई हमारे जो युवा वर्ग हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल तक वो प्रयास में लगे हुए हैं कि सरकारी नौकरी के पीछे ही वो लगे हुए हैं। तो वो 7 साल अगर आप वो कुछ और चीज़ किए होते तो आप अच्छा इस्टेब्लिश हो गए होते। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अभिभावक हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनको भी हम लोग को गाइड करना होगा कि जो केवल सरकारी जो नौकरी है वही विकल्प नहीं है और बहुत सारे अवसर हैं हमारे पास जिसको हम लोग को ज़रूर तलाशना चाहिए। एग्जैक्टली सर आपने वो एक होती है ना कि किसी भी चीज़ के नब्ज़ को पकड़ना, सर आपने वही बात बोली है। दिस इज़ द रीज़न कि वी आर लैकिंग बिहाइंड और इससे बहुत जो सिचुएशन प्रेजेंट सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बेटर हो सकता है अगर लोग ये चेंज अपने अंदर ले आए तो। अभी कई बार हम लोग बात करते थे कि यहाँ से जो कामगार इसलिए भी जाते हैं कि ये विकसित राज्य नहीं है। तब हम लोग ने अभी अध्ययन किया हाल में, तो हम लोग देखा केरल एक राज्य है जहाँ बहुत बढ़िया एजुकेशन है, विकसित राज्य है, लेकिन वहाँ पर से भी अधिक से अधिक लोग बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, केरल से भी। और अभी हमारे झारखंड में जो लोग बाहर गए हैं तो आपको हर महीना करीब 2,500 करोड़ रुपया, साल का 30,000 करोड़ रुपया बाहर से हमें झारखंड में आता है। जो हमारे प्रवासी हैं, झारखंड के जो लोग हैं जो अन्य देशों में और अन्य राज्यों में कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए हमें अपना हुनर और अपनी कला और अपना जो स्किल है उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। और जो हम लोग रूढ़िवादी सोच है या जो सेक्टर्स हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, 3 जो हम लोग सुनते आए हैं, उससे हट के और बहुत सारे आज के दिन जो क्षेत्र हैं जिनमें हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं।
सर ये तो एक टैबू बन गया है। कॉमर्स तो CA CS, अगर साइंस में बायो लिया तो मेडिकल सेक्टर, मैथ्स लिया तो इंजीनियरिंग, नहीं तो फिर अगर ह्यूमैनिटीज़ लिया तो लॉ करेंगे। ये एक टैबू बन गया है यूथ्स बिल्कुल। में। सर अभी हाल ही में हमारे जो स्टेट के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, उनके साथ ये फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एक सहभागिता के साथ एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर जाने का मौका मिला और रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। तो सर क्या कुछ वहाँ पे डिस्कशंस हुए और क्या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ के बारे में बातचीत हुई जो हमें झारखंड में देखने को मिलेगी अभी? जी हाँ, ये जो अवसर था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड, इसमें पहली बार झारखंड एक ग्लोबल मंच पे अपने आप को प्रस्तुत किया और इस प्रस्तुति में फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की सहभागिता ने ये इस बात को हर जगह पे पहुंचाया कि आज झारखंड की जो सरकार है, झारखंड की जो गवर्नमेंट है, वो उद्योग और व्यवसाय को भी प्राथमिकता दे रही है। और इस ग्लोबल मंच पे हम लोग ने जिस तरह से झारखंड को सामने रखा कि आज हमारे प्रदेश में जो निवेश की संभावनाएं हैं वो अन्य प्रदेशों से अधिक है। और ये जो दावोस यात्रा एक मील का पत्थर साबित हो रही है, क्योंकि हमारे जो वहाँ पर जो पवेलियन था उसमें कितने ही देशों के और कितने ही बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों ने रुचि दिखलाई कि कैसे झारखंड में जो है वो आना चाहते हैं और यहाँ पर जो जो संभावनाएं हैं अधिक से अधिक वो क्रिटिकल मिनरल्स की हैं और पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। तो ये इस तरह का जो प्रस्तुति था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार भी करना चाहूँगा और ये पूरे झारखंड के लिए एक गर्व की बात है कि पहली बार ऐसे वैश्विक मंच पे झारखंड का वहाँ पर उपलब्ध होना और पूरे दुनिया के लोगों ने देखा और कई लोग जो झारखंड को जानते भी नहीं थे अब जानने लगे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे और झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ का जो GDP है वो ज़रूर बढ़ेगा और यहाँ के जो युवा हैं और यहाँ के जो उद्यमी हैं, और देखिए जब विकास होती है तो हर क्षेत्र के लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है। अगर पर्यटन बढ़ता है तो एक ड्राइवर को एक नौकरी मिलती है, एक कहीं गांव में कोई महिला है जो आर्टिसन है, जो कुछ हस्तकला से कुछ बना रही है, उसको भी एक मार्केट लिंकेज मिलता है, एक बाज़ार मिलता है। तो कहने का ये मतलब है कि जब आप विश्व पटल पे आप जब जुड़ते हैं तो उसका आपके पास जो बाज़ार भी जो है बहुत बड़ा, वर्ल्ड मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट होती है। और इस तरह के रूप में जिस तरह से झारखंड को प्रदर्शित किया गया, जिस तरीके से, उसके बहुत ही अच्छे परिणाम आने की बात है। Such a great initiative for the state and coming times will be great, I must say. सर अभी जो ऑनगोइंग वॉर चल रहा है, USA देन ईरान, बहुत सारी जो टॉप टियर कंट्रीज़ है वो सब इन्वॉल्व्ड है। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ इम्पैक्टिंग द सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री एज वेल, जो LPG शॉर्टेजेस है या फिर जो कुछ भी है। तो हाउ दैट थिंग इज़ अफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री? हाँ, देखिए अभी जो वैश्विक स्तर पे जो अभी अनिश्चितता है और जिस तरह से खाड़ी देशों में इजराइल और ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, तो इसके बहुत ही, अगर ये युद्ध खिंच जाता है लंबे समय तक तो इसके बहुत ही खराब परिणाम आ सकते हैं। आपको ये बतलाएं कि जितना भी निर्यात हो रहा है हमारे देश से, बहुत बड़ा निर्यात हमारे गल्फ कंट्रीज़ को भी होता है और उनसे आगे बढ़ते हुए अफ्रीका वगैरह भी इसी रूट से निर्यात होता है। तो ऐसे में इस युद्ध का लंबा खिंच जाना एक चिंता का विषय है। हमारे भारत के कम से कम 90 लाख जो प्रवासी हैं वो आज गल्फ कंट्रीज़ में कार्य कर रहे हैं और अनिश्चितता का माहौल होने से काफ़ी लोग वापस आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा जो पैसा जो इनके माध्यम से जो हमारे देश में आता है फॉरेन करेंसी के रूप में, वो भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है।
ऐसे में बहुत अत्यंत जरूरी है कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध पे का विराम हो। और चूंकि भारत एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और हम लोग ग्लोबली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं पर भी अगर इस तरह का डिस्टर्बेंस आता है तो वो हमें उसमें भारी नुकसान भी होता है। तो आवश्यकता है कि अभी हम लोग अपने और विकल्प, निर्यात के और विकल्प हम लोग निकालें। हम लोग अन्य प्रदेशों में भी अपना निर्यात के बारे सोचें, और जो चीज़ों पे हमारा आयात जो हो रहा है उसको कैसे हम लोग आने वाले दिनों में अपनी जो निर्भरता को कम करें। ऐसे में ज़रूरी है कि आपके क्रूड ऑयल, एलपीजी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनकी जो भंडारण जो है हमारे देश में बढ़े। और आज जो नेशनल जो जिस तरह से भंडारण का जो होता है उसको हम लोग स्टेट लेवल पे भी लेके जाएं। हर स्टेट में एक भंडारण हो कि ताकि कभी भी कुछ इस तरह का माहौल फिर कभी अगर होता है, कोई युद्ध होता है या और कुछ भी होता है, तो हमारे पास ज़्यादा दिन तक के लिए उसका स्टॉक रहना चाहिए। क्योंकि ये जो क्रूड ऑयल है ये तो लाइफलाइन होती है, इससे हमारा बहुत सारे जो उद्योग हैं प्रभावित हैं। आज आपके झारखंड में भी कई उद्योग जिनकी निर्भरता एलपीजी के ऊपर है वो बंद के कगार पे हैं, और वहाँ पर जो काम करने वाले जो कामगार हैं वो उनके ऊपर बहुत अनिश्चितता के बादल जो है लहरा रहे हैं। और ऐसे में जो हमारा जो राज्य है और हमारा जो देश है उसमें काफ़ी प्रोडक्शन जो है कम हो रहा है। और क्रूड ऑयल पे आधारित जितने भी उद्योग हैं, जैसे खासकर प्लास्टिक उद्योग हो गया या और बहुत सारे हैं जो क्रूड ऑयल से बनता है, उन पे भी जो है दिनों दिन जो दाम बढ़ रहे हैं उसका भी बहुत एक चिंता का विषय है। आज आप देखिएगा कि ब्रेड का दाम बढ़ गया है। अगर आप देखें तो कई क्षेत्रों में आप देखेंगे जो 10 से 15% जो है महंगाई बढ़ गई है। ऐसे में हमें एक ऐसा पॉलिसी और एक ऐसा हमें समझना होगी बात को कि भविष्य में भी अगर कोई देशों के बीच में लड़ाई होती है तो उसका कम से कम प्रभाव हमारे देश में पड़े। तो कुल मिला के जंग का जो हम लोग देख रहे हैं, जो उसके चलते जो हमें कठिनाई आ रही है, वो आने वाले दिनों में बढ़ भी सकती है। और नए नए क्षेत्र हम लोग को पता लगेगा जिसमें केवल हम लोग अभी देखिए कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स भी बढ़ गया है, क्योंकि आपका 22 रुपया प्रति लीटर कमर्शियल जो डीजल है उसका भी दाम बढ़ गया है। तो आप देखेंगे कि सारा जो भी सामान आना जाना होता है वो आपके आज डीजल इंजन आपकी लोकोमोटिव से हो, ट्रेन से हो, चाहे वो आपके रोड ट्रांसपोर्ट से हो, ट्रकों से हो, तो सब तो डीजल पे ही आधारित है। तो सब चीज़ों का जो है कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स बढ़ गया है। तो ऐसे में कोई भी जब भी जंग होती है तो उसके जो परिणाम जो हैं, उसका जो दिक्कत है वो हर आम आदमी को भी छूता है। सर अभी जैसे जो ट्रेंड्स बदल रहे हैं, तो जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है ई कॉमर्स और जो ऑनलाइन बिजनेस अभी जो एक आ गया है ट्रेंड में। तो सर व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सर्वाइवल एक एक्सटिंक्ट भी देखने को मिल रहा है ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स में। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, मतलब क्या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी आ सकती है ट्रेडिशनल बिजनेसेस में जो कि एक फ्लरिश करने में हेल्प करा सकती है? देखिए, ये तो निश्चित रही है कि जिस तरह दुनिया बदल रही है, फैशन बदल रहा है, सोच बदल रही है, आवश्यकताएं बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ रही है। अगर हम अपने बेहतर टेक्नोलॉजी का समागम इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तो हमारे जो भी पदार्थ हम बनाते हैं उसमें गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी, उसमें नयापन नहीं आएगा। तो एक तरफ हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है,
और हम लोग को टेक्नोलॉजी आधारित बनना है। ऐसे में अगर हम लोग व्यवसाय को, बिजनेस को भी इससे नहीं जोड़ेंगे तो हम लोग कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। आपको ये समझना होगा कि ई कॉमर्स जो है वो एक नया तरह का टेक्नोलॉजी आया है, और भारत की परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ई कॉमर्स को इतनी तीव्रता से, क्योंकि देखिए हमारा जो है आज भी हमारा जो नेबरहुड स्टोर है, जो मेरा गल्ला किराना की जो दुकान है हमारे घर के पास में, वो हमें जो सेवाएं दे सकता है वो दूसरा मॉल नहीं दे सकता है। तो हमें, और हमारी आबादी बहुत बड़ी है, तो भारत को अगर हम देखें तो सरकार को जरूर इस तरह का प्रावधान, इस तरह की पॉलिसी लानी चाहिए कि किन क्षेत्रों में ई कॉमर्स को लाया जाए, क्या पैकिंग का साइज हो, कितने क्वांटिटी के हो, ताकि हमारे जो छोटे दुकानदार जो इस व्यवसाय में हैं उनकी भी आजीविका चले। लेकिन आप रोक नहीं सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स को, ये नए परिवेश है और ये पूरी दुनिया में इसको अपनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ग्राहकों को एक और अच्छी सुविधा मिल रही है तभी वो उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन उसको किस तरह से हम लोग एक बढ़िया तरीके से, बैलेंस्ड तरीके से हम लोग ई कॉमर्स को अपने जो व्यवसाय में, अपने प्रदेश में लाएं, ये देखने की आवश्यकता है। और ये भी एक नया अवसर है। कई लोग जो डिजिटल में हैं, कई लोग जो उन्होंने पढ़ाई की है इस क्षेत्र में, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम देखें तो ये भी एक खतरा का विषय है। आने वाले दिनों में कईयों की नौकरियां जा सकती हैं, लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव साइड से देखें तो ये एक अवसर भी है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ें। और एंड ऑफ द डे हम लोग ने बात की कि प्रोडक्टिविटी, ये सारे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ बेहतर गुणवत्ता लाने का काम करती हैं। ये कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को घटाती है, ये कॉस्ट ऑफ सब चीज़ों को घटाती है। तो हमें भी ये समझना होगा कि हम लोग अपनी उत्पादकता, हम लोग अपने जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम लोग और कैसे बेहतर करें ताकि हम भी बाजार में बने रहें। सर काफ़ी अच्छे तरीके से आपने इस पेचीदा चीज़ को समझाया है। सर अभी अगर जैसा हमने बात किया कि झारखंड में बहुत ही सारे मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं जो कि दूसरे जगहों पे भी एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन झारखंड इज़ अ लैंड ऑफ मिनरल, लेकिन एक पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी एक लाइन है जो कि बोला जाता है झारखंड के लिए बहुत एप्ट है कि हमारे पास भले ही बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, लेकिन फिर भी जिस लेवल का रिकग्निशन झारखंड को चाहिए था वो रिकग्निशन हमें शायद नहीं मिला है। देखिए यही तो हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय रहा है। चाहे जो भी सरकार आई, आज झारखंड को बने 25 साल हो गए, और हमारे साथ जो 2 राज्य और बने, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल, वहाँ का जो डेवलपमेंट और यहाँ का डेवलपमेंट में बहुत फर्क है। हम लोग पिछड़ गए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। अभी जरूरत क्या है कि जो सरकार है, यहाँ पर जो खनिज जितनी भी संपदा है उसको एक्सपोर्ट उसी रूप में नहीं करे, बल्कि खनिज संपदा आधारित उद्योग का जाल बिछे, जिससे लोगों को यहीं पर एक रोजगार भी मिलेगा, वैल्यू एडिशन भी होगा, और झारखंड कैसे तेजी से एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तब्दील हो। और आपको बतलाएं कि हमारे जो प्रदेश में कोयला ही नहीं है, आयरन भी है, कॉपर भी है, हमारे पास टंगस्टन है, हमारे पास कार्बन है, हमारे पास लेड है, हमारे पास सोलर है, हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास टंगस्टन है। हमारे पास इतने सारे मिनरल्स होने के बावजूद हमें इस तरह का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ऐसे में जरूरी है कि हमारे प्रदेश में जो भी है इन मिनरल्स पे आधारित जो उद्योग व्यवसाय को बढ़ावा मिलना चाहिए। और आज कोयला की भी बात हम करें तो हम लोग यहाँ से कोयला जो है पूरे देश को जाता है, और उसके बावजूद हम लोग कई बार अंधकार में बैठे रहते हैं। तो हम लोग देश को पूरा उजाला देते हैं और खुद अंधकार में बैठते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर झारखंड में हमें ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स को बिछाना होगा, पिट हेड थर्मल पावर स्टेशंस, जो जहाँ पर खनन हो रहा है कोयले का,
वहीं पर एक थर्मल पावर स्टेशन आए और हम लोग जो कोयला का निर्यात करते हैं यहाँ से, उसके बदले हम लोग अगर बिजली का निर्यात करें पूरे ग्रिड से पूरे देश में, मुझे लगता है इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन होगा। हमारे देश में उद्योग जब खुलेंगे तो उससे लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा और यहाँ पर जो रेवेन्यू जो है सरकार का बहुत बढ़ेगा। पर्यटन को भी हम लोग अगर कैसे जो अपने देश में बढ़ाएं, देखिएगा अगर विश्व पटल पे तो आज सब लोग जो दौड़ रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचर, तो हमारे पास जो हमारे प्रदेश में जो अवसर हैं, हमारे यहाँ पर जो इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, आपके रिलीजियस टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, होम स्टेज और ऐसे इतने सारे ट्रैकिंग, हमारे यहाँ पर आपके बोटिंग, बर्ड वॉचिंग, यहाँ के जंगलों में फॉरेस्ट वॉक, इतनी संभावनाएं हैं कि यहाँ पर्यटन अगर विकसित होता है तो यहाँ के युवा को रोजगार मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी रोजगार का मौका मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, उनके पास बहुत सारे नए विकल्प, वो अपने हाथों से बनाई हुई सामग्री को जो है, चाहे वो आपके बैम्बू आधारित, एक बहुत बड़ा विषय है कि हाल की हमारी एक यात्रा में, वियतनाम की यात्रा में हम लोग ने ये देखा कि कैसे एक देश ने वहाँ पर जो बांस पे आधारित एक पूरी इकोनॉमी तैयार की है। एक वो विकल्प हमारे झारखंड में भी पॉसिबल है कि बैम्बू आधारित उद्योग, और आज वहाँ पर वस्त्रों में भी हम लोग देखा, कपड़े में भी जो है बैम्बू का समायोजन करना, और पूरे विश्व भर में वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग लगातार सरकार के सामने बातों को रखते हैं कि जैसे अभी बिहार में जो था मखाना बोर्ड की स्थापना हुई, तो झारखंड में एक महुआ बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि महुआ हमारे जो है हमारे जंगलों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे वनों में जिनका जो है उपयोग हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। इमली है, करंच है, कुसुम है, आपके जैक फ्रूट हुआ, ऐसे बहुत सारी ला है, शेलक, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जो हम लोग अगर बेहतर उपयोग करते हैं तो हमारे जो जितने भी हमारे जो नागरिक रहते हैं आज गांव में, देहात में, तो कुटीर उद्योग, वहाँ पर वन संपदा आधारित उद्योग, वो काफ़ी कुछ बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो कुल मिला के जो झारखंड का देखिएगा 76% जो हमारी आबादी है वो हमारे रूरल साइड में रहती है। ऐसे में ज़रूरी है कि यहाँ राज्य का जो विकास हो उसमें हम लोग रूरल इकोनॉमी की बात करें। अगर हमारे गांव और हमारे जो ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं वो अगर आगे बढ़ते हैं तब हमारा प्रदेश आगे बढ़ता है। तो इन सब क्षेत्रों में भी आज ज़रूरत है कि हम लोग कोऑपरेटिव्स का निर्माण करें, बायर्स कोऑपरेटिव, सेलर्स कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, शहद है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग आगे अगर बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश का एक बहुत उज्जवल भविष्य हो सकता है। जरूरी है कि सरकार अपनी नीतियों को बेहतर नीतियां बनाए और प्रभावी भी करें, क्योंकि एक बेहतर नीति बन जाने के बाद अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो फिर वो उसका उद्देश्य जो था वो पूरा नहीं होता है। तो ऐसे में टाइम बाउंड प्रोग्राम्स होना चाहिए, उद्योग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, सारा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सरकार को लैंड बैंक्स को आइडेंटिफाई करना है पूरे प्रदेश में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बनाना होगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स लगे, और कुल मिला के एक ऐसा वातावरण बने हमारे प्रदेश में जिससे लगे कि हम लोग का जो प्रदेश समृद्धि के रास्ते में है। यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो उद्यमी हैं, उनको अवसर पे अवसर मिले। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो नहीं हुई पूर्व में, हमें आशा है कि आने वाले दिनों में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह का और उनका जो सोच है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये इन बातों को एक सोना झारखंड का निर्माण, एक ऐसा झारखंड जहाँ बहुत खुशहाली हो, एक ऐसा झारखंड जहाँ पर जो हैप्पीनेस इंडेक्स
बहुत ज़्यादा हो और यहाँ की हरियाली, यहाँ का जो क्लाइमेट, यहाँ के जो नदियाँ, यहाँ के जो झरने, इन सबों को रहते हुए इसके बावजूद यहाँ विकास हो, बिना इन सबको डिस्टर्ब किए। मुझे लगता है कि इन क्षेत्रों पे अभी हाल की जो दावोस यात्रा भी जो हुई थी, उसमें भी कई देशों के, कई प्रदेशों के लोगों ने इस बात को सराहा कि झारखंड ने अगर प्रगति कम भी की, लेकिन इन क्षेत्रों के प्रति उनका जो हम लोग का जो समर्पण, झुकाव है, वो बहुत प्रशंसनीय है। और अब हमें देखना है कि यही जो प्राकृतिक संभावनाओं को साथ करते हुए कैसे हम लोग अपने प्रदेश को और विकसित करें और यहाँ का हर युवा प्रयत्नशील बढ़े, हर युवा के मन में एक उत्साह का विषय हो। आज कई बार युवा को हम लोग देखते हैं तो थका हारा लगता है कि उसको लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तो उनको विकल्प पहुंचाने का काम हम लोग करें, उनको हम लोग मोटिवेट करें और हमारा युवा, हमारा प्रदेश जब विकसित करता है तो उसका फल सबको मिलता है। सर, काफ़ी अच्छे सुझाव और विचार आपने रखे। आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये जो पहल है वो जल्द से जल्द सफल हो और हमें ये सब देखने को मिले। सर, आज के कार्यक्रम में हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात किया, बहुत सारी चीज़ें रखी। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और हमारे झारखंड को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये हमें समझना है कि हमारे पास चुनौतियां कम हैं, अवसर ज़्यादा हैं। उन अवसर को आप कैसे तब्दील कर सकते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। और ऐसे में जरूरी है कि आप अपने ऊपर विश्वास करें, आप उसके लिए मेहनत करें और जो आपने सपने संजोए हैं उसको आप कभी भी उसको अपने जहन से निकाले नहीं कि उस सपने जरूर पूरा होते हैं। जरूरत क्या है कि आपको उन पे विश्वास करना है, अपने सपनों पे, और उससे भी जरूरी है कि आपको उसके प्रति कार्य करना होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली ना आपके घर में आके कोई नौकरी मिलने वाली है, कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको आके यहाँ पर आपका भविष्य नहीं बना सकती है। आपका भविष्य आपको खुद बनाना है, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से। और अंत में जो मैं 3 शब्द का प्रयोग करना चाहूँगा, जिन से मुझे भी अपने व्यक्तिगत जीवन में हमेशा उसका लाभ मिला है। इट इज़ नेवर गिव अप। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। और मुझे आशा है कि इस कार्यक्रम के ज़रिए बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जनता को एजुकेट करने के लिए। और आशा है कि जो फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही कार्यरत रहे हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए और बिजनेसेस को सपोर्ट करने। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से झारखंड के सभी युवा वर्ग को आह्वान करना चाहूँगा कि कभी भी आपके मन में कोई भी संशय हो या किसी भी व्यवसाय और उद्यमिता में बढ़ने की आपकी ललक हो और आपको कोई भी चीज़ की अगर कभी भी मदद की ज़रूरत हो, आप बेहिचक फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का जो हेडक्वार्टर्स है रेडिसन होटल के सामने, आप वहाँ पर आएँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग हर संभव सहायता आपको करेंगे, आपको हम लोग गाइड करेंगे, आपको हम लोग हेल्प करेंगे कि किस क्षेत्र में आपको बेहतर अवसर हो सकता है और आपको सरकार से क्या सपोर्ट मिल सकता है, बैंक से क्या मिल सकता है। उन सब क्षेत्रों में हम लोग आपको मदद करने का काम करेंगे। आशा है कि आज के एपिसोड के ज़रिए और जोहार डायरीज़ के ज़रिए हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज हमने बहुत सी बातें की, इकोनॉमी, वर्ल्ड वॉर और कैसे फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स नए बिजनेसेस को सपोर्ट करने का काम करती है।
तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, देखते रहे ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ग्लोबल मीडिया अपडेट्स ऐसे ही एक नई पर्सनालिटी, एक नया मुद्दा और एक नई शख्सियत के साथ आपसे मिलते रहे और आप सबको एंटरटेन करते रहे। तो देखते रहिए, बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स, जोहार डायरीज। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त साक्षी, कहती हूँ आपसे जोहार और अलविदा।